देखो भाई, हमें बात करनी है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। कब दिया गया था? 1927 में। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि स्मॉल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसने कहा दो चीजों की कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। वो दो चीजें क्या होती हैं? तो उसने कहा वो दो चीजें होती हैं पोजीशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम आप जानते हैं, एम इंटू वी को कहते हैं, ठीक है। उसने कहा ये दो चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइम पर आप प्रिसाइजली नहीं निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे, जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन किसके लिए? सिग्निफिकेंट पार्टिकल्स के लिए। किसके लिए? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता ही किसके लिए है? सिग्निफिकेंट पार्टिकल्स के लिए लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा अगर आप इसकी पोजीशन एकदम प्रिसाइजली, बहुत बारीकी के साथ, बहुत प्रिसाइजली अगर पोजीशन निकालते हो, ठीक है, पोजीशन को अगर बहुत प्रिसाइजली फाइंड आउट करते हो, तो याद रखना इसका जो मोमेंटम रहता है, कौन रहता है, उसमें एरर आने लगेगी। जितना प्रिसाइजली पोजीशन को निकालोगे उतने ज्यादा एरर, यानी उतना अनप्रिसाइज, जितना सटीक इसे निकालोगे उतना ये कम सटीक होता जाएगा। कौन? मोमेंटम। और जितना मोमेंटम को सटीक निकालोगे, जितना प्रिसाइजली निकालोगे, उतना अनप्रिसाइजली पोजीशन हो जाएगा। एक चीज को अगर आप विदाउट एरर निकालने की कोशिश करते हो तो दूसरे में एरर बढ़ जाते हैं, उन्होंने ये कहा, ठीक है। और उसमें अगर विदाउट एरर निकालने की कोशिश करोगे तो इसमें आपके एरर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां उन्होंने ये कह दिया, क्या कह दिया? अब ये जो एरर था इसे उन्होंने कह दिया अनसर्टिनिटी। क्या कह दिया? तो पहले तो ये समझ लो कि अनसर्टिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं आपकी हाइट कितनी है, मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, आपको आपका वेट मालूम है कितना है? कितना है? 60 kg। एग्जैक्ट 60 है। 60 कुछ ग्राम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो उसमें आपका क्या रहेगा? एरर की गुंजाइश होगी कि नहीं? 60 कुछ ग्राम है तो आप ये कह दोगे, क्या कह दोगे? प्लस माइनस इतना, तो एक आध किलो प्लस माइनस या आधा किलो आपने प्लस माइनस कर दिया। तो ये जो आधा किलो प्लस माइनस है, आधा किलो ज्यादा भी हो सकता है, आधा किलो कम भी हो सकता है, या 1 किलो ज्यादा हो सकता है, 1 किलो कम हो सकता है। इसे हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। इसे हम क्या कहते हैं? ये अनसर्टिनिटी है, मतलब ये सर्टेन नहीं। अब आप कहोगे नहीं हम तो तौल के बता रहे हैं अपना, 60 आपने बोल दिया 500 ग्राम है, तो 60.5 kg हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट हुआ। अब आप आ जाओगे और नीचे, तो यार ये बताओ, ग्राम के नीचे भी तो होते हैं मिलीग्राम्स। क्या आपने मिलीग्राम तौल लिए? नहीं तौले। मिलीग्राम के नीचे भी होते हैं सेंटीग्राम्स। क्या आपने उसे एग्जैक्ट तौला? नहीं तौला। तो कहीं ना कहीं एरर हमेशा रहता है, हर चीज में एरर रहता है। आप हाइट नापने जाओ या किसी भी चीज को नापो या तौलो, तो उसमें एरर तो हमेशा होता है। उसी एरर को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टिनिटी। क्या बोलते हैं? तो अनसर्टिनिटी इन पोजिशन मतलब एरर इन पोजिशन कितना आ रहा। तो वो 60 एरर नहीं है, वो 1 किलो जो आपने रखा प्लस माइनस, वो आपका एरर है, वो अनसर्टिनिटी है कि इसके मामले में अनसर्टिन है। तो यहां पर एक्स नहीं, जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है अनसर्टिनिटी। डेल्टा एक्स, इट इज द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन। और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। और मोमेंटम आप जानते हो किसे कहते हैं? एमवी को कहते हैं। एमवी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो वो ये कह रहे अगर एक में सर्टेनिटी बढ़ाओगे, एक्स में आपने सर्टेनिटी बढ़ाई, यानी इसकी अनसर्टेनिटी को कम किया। अनसर्टेनिटी कम करना मतलब, अनसर्टेनिटी कम करने का मतलब होता है, अनसर्टेनिटी अब पोजीशन में कम करने का मतलब होता है डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करना। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां अगर आप सर्टेनिटी लेकर आते हो, सर्टेनिटी लेकर आते हो, तो ये अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अगर आप यहां सर्टेनिटी लेकर आते हो तो यहां अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। कैसे? जरा समझ लो, समझना। 3 into 6 कितना होता है?
18 होता है। अब इसे डेल्टा एक्स मान लो, इसे क्या मान लो, डेल्टा पी मान लो। और देखो इक्वल्स टू का साइन लगा है यहाँ कि नहीं लगा, तो यहाँ भी लगा दिया मैंने। किसके बराबर है बेटा, 18 के बराबर है। किसके बराबर है, 18 के बराबर है। समझना। अगर देखो ये अनसर्टिनिटी है, इस अनसर्टिनिटी को मैं कम करूं, 1 इज इक्वल्स टू, तो 18 ही रहेगा ना। तो अब हमें यहाँ पर ये क्या करना, कितना करना पड़ेगा, तो देखो हमें बढ़ाना पड़ा कि नहीं। अगर हमने इसकी अनसर्टिनिटी कम करी, किसकी अनसर्टिनिटी कम करी, डेल्टा एक्स की, इसकी अनसर्टिनिटी को कम किया, मतलब हमने इसमें सर्टेनिटी लेकर आए। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता लेकर आए, कितना निश्चित, कितना फिक्स कर दिया, वो लेकर आए। तो जितनी निश्चितता लेकर आएंगे अनसर्टिनिटी उतनी कम हो जाएगी, जितनी सर्टेनिटी लेकर आएंगे उतनी अनसर्टिनिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अनसर्टिनिटी बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई 16 से 18। ठीक है, अब हम इसे सर्टेन करें, तो हमने इसे क्या कर दिया, सपोज करो हमने इसे 4 कर दिया, तो अब हमें कितना करना पड़ेगा डेल्टा एक्स को, ये 18 हो जाए। अरे 4 4 सा 16 तो होता है, 16 पॉइंट समथिंग को चला जाएगा कि नहीं। तो देखो अगर हमने इसे क्या किया, कम, तो ये क्या हुआ, ज्यादा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई है। ठीक है, तो एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, ठीक है, या एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये चीज यहां पर चलती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अनसर्टिनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, ये हमेशा या तो बड़ा होता है या इक्वल्स टू होता है किसके, एच बाय 4 पाई के। ये पाई है, ये पी लिख दिया यार जाने कैसे, 4 पाई, एच बाय 4 पाई के इक्वल्स टू होता है। ठीक है, ये किसने बताया था भैया, हाइजेनबर्ग ने बताया था। किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला, यहां समझना। सबसे पहले एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है। जब ये सारी चीजें फिक्स है तो यहां पर ये वैल्यू भी तो फिक्स आएगी कि नहीं आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी नहीं। तो उन्होंने कहा, ये कहा कि ये अनसर्टिनिटी की मिनिमम वैल्यू इतनी तो रहेगी रहेगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, h/2 पाई से ज्यादा हो सकती है, इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल्स टू। कम से कम भी अगर इस वैल्यू को रखोगे, यानी आप सारे एरर्स को हटाना चाह रहे हो, तो भी इतना एरर तो आएगा ही आएगा। कितना एरर, h/2 पाई के बराबर, इतना एरर तो आएगा। ठीक है, अब देखें ये एरर क्या है। उन्होंने कहा अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, अब इसे समझना, ये बहुत मस्त चीज है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड के बराबर लगभग घूमता है, बहुत तेज चलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में चल रहा है, एक ऑर्बिट में बहुत तेजी से जा रहा है, तो अगर आप सोचो कि आप इसकी पोजीशन लो, आप पोजीशन सटीक निकाल लें, बिल्कुल सटीक, जिसमें एरर कम से कम हो जाए, कम से कम हो जाए, ये एग्जैक्टली कहां पर है, ठीक है, एग्जैक्टली कहां पर है। तो इसका मोमेंटम, एक चीज सोचो, एक कार बहुत तेजी से चलती हुई जा रही है, अब मैं सोचूं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाऊं, तो मैं टाइम की उतनी कम फ्रेम में पहुंचूंगा कि नहीं, और वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, तो जैसे ही मैं टाइम का कम फ्रेम पकड़ूंगा तो वो कार तब तक आगे जा चुकी होगी कि नहीं, और आगे जा चुकी होगी तो क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर पोजीशन सटीक लूंगा तो फिर मुझे वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा कि नहीं, इसे चेंज करना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी एग्जैक्ट नापूंगा, एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी है, एग्जैक्ट 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 पॉइंट्स में जाकर मालूम पड़ा, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये अनसर्टिनिटी नहीं आया समझ में। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है, उन्होंने कहा अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखोगे, यहां यहां देखने की कोशिश करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी,
इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी अभी वो मैं बता रहा हूं। और स्पीड बढ़ जाएगी यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम जितना सटीक करने की कोशिश करोगे तो उसकी पोजीशन उतनी डिफरेंट हो जाएगी। मोमेंटम क्यों चेंज हो जाएगा, मोमेंटम इसलिए चेंज हो जाएगा कि बेसिकली ये आप यहां ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये यहां पर मिलेगा। अब यहां देखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है ये यहां पर मिले, या यहां पर मिले, या यहां पर मिले। तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि जिंदगी में चाहे जितना बड़े से बड़ा आप माइक्रोस्कोप बना लेना, आप इलेक्ट्रॉन देखने की कोशिश करोगे, आप इलेक्ट्रॉन को कभी देख ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि आज, कभी भी इस पूरी लाइफ में आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं पाओगे। क्यों, समझ में आ गया। जबरदस्ती का सिर हिला रहे, कुछ समझ में नहीं आया। अभी हमने समझाना ही चालू नहीं किया, अब हम समझाने जा रहे हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, अभी तो हमने समझाने चालू नहीं किया। ठीक है, और कह रहे समझ में आ गया। बोर्न ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट्स में रहते हैं। और उन ऑर्बिट्स की एकदम सटीक दूरी बताई थी कि नहीं बताई थी, रेडियस निकलना सिखाया था मैंने। हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस में रहता था, क्या रेडियस थी, कितने पिकोमीटर, याद आया कि नहीं। नील्स बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के कितनी दूर मौजूद होता है, और सिर्फ वही मौजूद होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। वो वहां मौजूद होगा जहां एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, एन एच बाय 2 पाई। क्लियर है, एन एच बाय 2 पाई की एकदम एग्जैक्ट, यानी वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दे रही थी। वो ये कह रहे थे ये ऑर्बिट है, यहां इलेक्ट्रॉन होगा एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट बताया था उन्होंने। तो मालूम है हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, कहने लगे देखो भैया ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है बहुत छोटा, कैसा होता है, बहुत छोटा। अब किसी भी चीज को देखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर जब लाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, और वो लाइट उससे टकराने के बाद जब मेरी आंखों में पहुंचेगी तभी तो मैं उस चीज को देखूंगा। नहीं है समझ, देखने का यही कॉन्सेप्ट तो होता है। रात में दिखाई क्यों नहीं देता है, लाइट नहीं, लाइट जब उस पर पड़ेगी, लाइट उस पर पड़ेगी और फिर मेरी आंखों में पहुंचेगी तब दिखाई देगा। मेरी आंखों तक पहुंचना भी तो जरूरी है। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, खूब लाइट जलती रहे, मुझे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो लाइट का उधर घलना और फिर मेरी आंखों में पहुंचना। अब अंधों के लिए क्या है, कोई कलर नहीं है दुनिया में, कोई भी लाइट नहीं, चाहे जितना बड़ा सूरज आ जाए। तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो सूरज की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमारी लाइट को अंदर लेने की वजह से दिखाई दे रहा है, वरना अंधों को भी दिखाई देता। सूरज का एक रोल है कि वो लाइट सोर्स का काम कर रहा है, पर वो लाइट हमारी आंखों में तो आके टकरा रही है। तो उन्होंने कहा देखो भैया, लाइट की होती है क्या चीज, वेवलेंथ। क्या होती है, हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है। उन्होंने कहा अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आप सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की अगर लाइट भी मारते हो, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की भी लाइट मारते हो, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की लाइट मार लो, ठीक है। आपने अगर इसे मारी और यहां पर ये लगाया माइक्रोस्कोप और यहां लगाया आंख अपनी, और इस आंख से आप इसे देख रहे हो, समझ में आ रही है बात। तो ये लाइट जब इस पार्टिकल पर घलेगी और जब वो यहां से यहां तक की दूरी तय करके आएगी हमारी आंख तक, तब तक इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या यही रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन कहां निकल चुका होगा, आगे कहीं और पहुंच गया होगा, आगे निकल गया होगा ना ये इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज आप देख रहे हो क्या वो ताजी चीज देख रहे हो, वो आप पास्ट की चीज देख रहे हो। एट द इंस्टेंट तो ये बहुत इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया। तो रियल लाइफ में भी आप जो देख रहे हो, जैसे मुझे ये हाथ हिलाता हुआ आप देख रहे हो, हाथ पहले हिल चुका है,
आपको दिखाई बाद में पड़ रहा है, लेकिन वो इतनी लाइट आपकी कैसी स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ और ये तुम्हारी आंखों के बीच में और मेरे हाथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जब बहुत कम है तो इसमें उसने टाइम बहुत कम लगाया, तो ये डिले आपको मालूम चला। पर अगर मैं फ्रैक्शंस में जाऊं, बहुत माइन्यूट, बहुत प्रिसाइज में जाऊं, तो ये डिले है। और ये डिले कहां देखने को मिलता है? ये डिले हमें वहां देखने को मिलता है जहां डिस्टेंसेस बहुत लंबी होती है। जैसे जो रोशनी अभी आपकी आंखों में पड़ रही है वो 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी, यानी सूरज से यहां तक लाइट को आने में 8 मिनट लगते हैं। तो पहली सनलाइट जो आप सूरज से देखोगे वो 8 मिनट पहले निकली थी, जो आपकी आंखों में अभी अभी पड़ रही है। तो आप 8 मिनट डिले को देख रहे हो। चलो सूरज तो फिर भी पास में है, जो हम स्टार्स देखते हैं, स्टार्स ये करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होते हैं। यहाँ की डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं नापा जाता, लाइट ईयर में नापा जाता है। लाइट ईयर का मतलब 1 साल में लाइट को चलने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। और देखो बेटा, लाइट इंफॉर्मेशन लेकर आती है, लाइट के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है। आप मुझे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जहां जहां लाइट टकरा रही है तो आपकी स्किन ने उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट होकर वो मेरे सामने पड़ रहा है। तो आप मुझे दिखाई दे रहा हूं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। अब मेरे सामने एक पर्दा डाल दो, तो अब लाइट इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है क्या? पर्दे की इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। अब मैं सारी लाइटें बंद कर दूं तो क्या इंफॉर्मेशन आ पा रही है? लाइट बंद हो जाती तो फिर क्यों नहीं आती इंफॉर्मेशन? इसका मतलब लाइट इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, लाइट के अंदर ही इंफॉर्मेशन है। पुरानी वाली पिक्चर ट्यूब में कैसे बनता था भाई, कैसे पिक्चर बनती थी? तो ये पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल ही तो लेकर आते थे। ये जब इधर उधर हिट करेंगे तो सभी जगह, जहां तुम्हारे बाल है पूरा काला काला हो जाएगा, चेहरा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी शर्ट बन जाएगी, पैंट बन जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं हुए, इन इन्फॉर्मेशन को इन्होंने एक पैटर्न में डाला, एक पैटर्न बनाया, तो एक पिक्चर क्रिएट हुई। जैसे बचपन में अपन डॉट्स वाली पिक्चर बनाते थे, डॉट से डॉट यानी बिंदी से बिंदी मिलाते थे गिनती के साथ में, तो पिक्चर बन जाती थी। अब पिक्चर बनानी थोड़ी आती थी, लेकिन इतनी अच्छी बनी खुश हो जाते थे। था क्या? डॉट्स को मिलाया था, उन डॉट्स में इंफॉर्मेशन थी। वैसे ही लाइट के पार्टिकल्स में भी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन, अब जो स्टार वहां चमक रहा है वह करोड़ों लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर लाइट की स्पीड से चले, तो अगर मैंने ये बोल दिया, चलो मैंने ये बोल दिया कि 3 लाइट ईयर दूर है स्टार, सबसे कम डिस्टेंस लगा दी 3 लाइट ईयर, मतलब लाइट की स्पीड से चलोगे तो वहां तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे? 3 साल। और लाइट की स्पीड से कभी चल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब वहां से जो भी लाइट रात में आपकी आंख में आके लग रही है, हर एक सेकंड पर वह लाइट 3 साल पहले निकली थी। यानी वह स्टार अगर आज खत्म हो गया तो उसकी आखिरी लाइट हमें कब दिखाई देगी? 3 साल बाद। कब दिखाई देगी? यानी 3 साल बाद ही हमें मालूम चलेगा ये स्टार खत्म हो चुका है। आज भी बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जो खत्म हो चुके हैं, पर उनके द्वारा वो हमें दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? उनने जो लाइट निकाली थी वो अभी तक पहुंची नहीं हमारे पास, वो पहुंच रही है। तो आज जो हमें स्टार दिखाई दे रहा है मालूम पड़ा वो तो एक्चुअल में खत्म भी हो चुका होगा। वहां जाकर देखोगे तो वहां सीन क्या है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन उससे जो लाइट निकाली है, उस लाइट से जो इंफॉर्मेशन आई है, जो इंफॉर्मेशन आई है वो तो 3 साल बाद आएगी ना, तो 3 साल बाद मालूम चलेगी। क्लियर है? और हमसे पृथ्वी से और दूरी पर जो रहते होंगे उन्हें और बाद में मालूम पड़ा, हमसे कोई 1 साल की दूरी पर रहता है, 1 लाइट ईयर की, तो उसे 4 साल बाद मालूम चलेगी ये इंफॉर्मेशन। उसे 4 साल बाद मालूम चलेगी ये इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो देखो, उन्होंने कहा कि जब भी आप इसे देखोगे आप डिले देखोगे। आपने यहां देखने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां। ठीक है, आपने इसे बहुत प्रिसाइजली देखने की कोशिश करी। अब देखने के लिए आप क्या करोगे? देखने के लिए आप क्या करोगे? फोटोन ही तो मारोगे। लाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? फोटोन में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है कि नहीं होती है?
किसके बराबर होती है? hc/λ या h न्यू के बराबर होती है फोटोन की एनर्जी? इसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। जैसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? और तेज घूमने लगेगा, और तेज घूमेगा तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, आप यहां देखने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? ऊपर। यहां भी हो सकता है, जब आप नहीं देख रहे हो तो वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की एक तो पोजीशन बदल रही है, वो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है। समझना, यहां से लेकर इलेक्ट्रॉन कहां, यहां तक कहीं भी हो सकता है। और प्लस वो यहां से लेकर यहां, यानी ऊपर में भी कहीं भी हो सकता है। क्यों? इसे एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, वो कम होती है तो नीचे वाले में आता है। तो अगर उसे एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन भी तो चेंज करेगा। यानी उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। और पता करने के लिए तुम जैसे ही लाइट मारोगे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज हुई तो फिर इसकी पोजीशन ऊपर नीचे वाली भी चेंज हो जाएगी। तो तुम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को कभी देख ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे भाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, हम यहां देखना चालू करें, तो यहां से यहां तक की अनसर्टिनिटी बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप इसे कभी देख ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा फिर हम पढ़ का के लिए साइंस अंदर तब देख ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप आगे जाकर मशीन बन जाएंगे तो देख लोगे। भाई देखने के लिए लाइट तो चाहिए ही है तुम्हें, तुम हो चाहे मशीन हो। तुम कह रहे हम नहीं देख रहे, हम मशीन से दिखवा रहे हैं, मशीन को भी तो लाइट चाहिए। माइक्रोस्कोप में तुमने कैमरा लगा दिया, माइक्रोस्कोप में भी देखने के लिए तो लाइट चाहिए, ठीक है। तुम कह रहे बिना लाइट के भी तो कैमरे देखते हैं, इंफ्रारेड से देखते हैं। अरे इंफ्रारेड भी तो फोटॉन्स ही हैं, उनकी एनर्जी भी तो है, बस वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर इसका मतलब क्या वो है नहीं है? उनमें भी एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट में भी एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी है अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। तुम या मशीन कभी भी इसे अगर देखेगी तो आप इसे एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, और जब आप इसे एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो इसमें अनसर्टिनिटी आनी ही आनी है, इसमें अनसर्टिनिटी आनी आनी है। तो फिर यहां पर जब हाइजेनबर्ग से पूछा गया तो फिर भैया आप इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे? तुमने कहा कि जिंदगी में ही कभी नहीं देख पाओगे। उन्होंने कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज पोजीशन नहीं मालूम है, पर ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। उतने एरिया का तो अंदाजा लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कहाँ है। जैसे देखो मैं कहाँ रहता हूँ, अब सपोज करो आप कहीं पर हो और मेरे बारे में आप बता रहे हो कि हम कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़े तुम्हें दौड़ है, क्या है? चिल्लाना नहीं अब। अरे तो देखो भाई, आप सबसे पहले क्या कहोगे, मैं कहाँ मिलता हूँ? धरती पर। सटीक बात है, एलियन तो होने हुई धरती पर। धरती पर भी कई कंट्रीज हैं, तो मैं कहाँ मिलता हूँ? इंडिया में। तो इंडिया में मेरे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं पहले धरती पर। तो धरती पर हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कहाँ नहीं हूँ? कनाडा में नहीं हूँ, यूएस में नहीं हूँ, साउथ अफ्रीका में नहीं हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हूँ। मेरे मिलने के चांसेस कहाँ ज्यादा हुए? अब इंडिया में, तो इंडिया में मुझे ये बताओ, क्या मैं पूरी इंडिया में हूँ? तो कहाँ कहाँ नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा है? बाकी सभी जगह, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलने के चांसेस मेरे ज्यादा हुए। यूपी में भी कहाँ मिलने के चांसेस ज्यादा हुए? झांसी में। अब क्या मैं पूरी झांसी में फैला हुआ? नहीं भाई, झांसी में मेरे मिलने के चांसेस कहाँ हैं? नगरे में। अब क्या पूरे नगरे में फैला हूं? नगरे में भी मेरे मिलने के चांसेस कहाँ ज्यादा है? मेरे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में। अब मैं अपने पूरे घर में भी नहीं फैला हूं, मैं घर में भी नहीं फैला हूं, ठीक है। तो अब घर में मेरे मिलने के चांसेस कहाँ ज्यादा होते हैं? जहां मैं ये पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन हमेशा तो यहाँ रहूंगा नहीं, वहां भी हो सकता हूँ, वहां भी हो सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ मैं अपने घर के अंदर, है ना। तो मेरे मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? तो ये टाइम पर डिपेंड करता है। एक तो स्कूल आवर्स होंगे तो स्कूल में, कोचिंग आवर्स है तो कोचिंग में, मेरे सोने का टाइम होगा तो मैं अपने बेड पर ज्यादा मिलने की मेरे चांसेस होंगे। नहीं आ रही सोने? तो ऐसे ही जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी टू फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया? हाइजेनबर्ग। उन्होंने कहा, देखो बोर्न ने कहा था हम बिल्कुल सटीक डिस्टेंस बता रहे हैं, 53 पिकोमीटर हाइड्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने कहा बकवास कर रहे हो तुम इतना एग्जैक्ट कह रहे हो, तुम कभी देख ही नहीं पाओगे, तुमने तो अपनी मैथ्स लगाई और बोल दिया, तुम कभी नहीं देख पाओगे, यहां आ जाओ अब मैथमेटिक्स में हमसे जीत लो। और उसका रीजन भी हम बता दे रहे, हाइजेनबर्ग ने बताया। तो उसने कहा कि एग्जैक्ट आप कभी नहीं बता पाओगे कितनी दूरी पर है, यानी ऑर्बिट अकेले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 53 पिकोमीटर के आसपास है, उस 53 पिकोमीटर में भी उसे बेसिकली कहाँ होना चाहिए? तो उसने कहा ऑर्बिटल के अंदर होना चाहिए। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? हाइजेनबर्ग लेकर आया। तो ऑर्बिटल वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट नहीं देख पाओगे, पर ये प्रोबेबिलिटी तो मालूम हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट में। ऑर्बिट के अंदर कहाँ रहते हैं? ये ऑर्बिटल इसके अंदर रहते हैं। तो पहले अभी ऑर्बिट बनेगा, फिर आपका सब ऑर्बिट बनेगा, शेल, सब शेल, और फिर उसके बाद में ऑर्बिटल्स आते हैं। वो अभी हम सब आगे बताएंगे आपको। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने सिर्फ इतना सा कॉलम समझा, लेकिन इसे समझना और अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। हाइजेनबर्ग को एकदम लाइट में नहीं लेना, ठीक है। इस पर भी अपन न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, लेकिन वो अब कल, ठीक है।